रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, एक बार फिर ताज़ा दम और ताज़ा दिमाग होकर इस रोशनी के कारवां में आपके कदम से कदम मिलाने को आ गए हैं हम दोनों, यानी मैं सलीमा रज़ा और मेरे ये साथी। मौसम अजीब अजीब सी करवटें ले रहा है। गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, और उसके साथ ही साथ हमारी तबीयत और सेहत भी ऊपर नीचे नरम गर्म चलती ही जा रही है। और अरे, मैं तो ये शताब्दी की रफ्तार से बोले चले जा रही हूँ, लेकिन ये आप पैसेंजर ट्रेन की तरह शंटिंग यार्ड में खामोश क्यों खड़े हैं? हाँ, अपनी जुबान से कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हमसे लोग। तुमसे तो इतना हो सकता है, पूछो हाल बेचारों का। अच्छा, अब ट्रेजेडी किंग बनने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इम्प्रेस मत कीजिए, लोग आपको बहुत अच्छी तरह, हमारे श्रोता जानते हैं। ना आप बेचारे हैं और ना चुप रहने की आदत है आपकी। हाँ, जबरदस्ती लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, हेलो कीजिए दोस्तों से और बताइए कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत में क्या है। अरे भाई, अरशद इकबाल का आदाब कबूल कीजिए। बड़ी अच्छी शुरुआत है। और हमारे और आपके दोस्त जो जॉर्ज अब्राहम हैं, उनके साथ जो हर हफ्ते हमारी मुलाकात किसी न किसी ऐसी शख्सियत, किसी ऐसी हस्ती के साथ कराते हैं, वो जो ताकत और हिम्मत का प्रतीक होता है। बेशक ये आम लोग हों, आम जिंदगी बिता रहे हों, लेकिन अगर उन अड़चनों की गिनती की जाए जो उनकी दृष्टिहीनता ने उनके सामने खड़ी की हैं, तो ये आम जिंदगी बड़ी ही खास जिंदगी बन जाती है। वाह, है ना? प्रवीण कुमार VSO यानी वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज में प्रोग्राम मैनेजर हैं और ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। भारत और अन्य डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोफेशनली स्किल्ड वॉलंटियर्स प्रोवाइड कराना इनका काम है। तो आइए उनसे सुनते हैं एक बातचीत। नमस्कार प्रवीण, आप VSO में कार्यरत हैं एज प्रोग्राम मैनेजर। आप अपने काम के बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बता दीजिए। VSO का मेन काम यह है कि वॉलंटियर्स को प्लेस करना या 1 या 2 साल के लिए NGOs में। तो मेरा मेन काम यह है कि जो NGOs के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना और वॉलंटियर्स को मैनेज करना, और इसके अलावा जो रिव्यूज़ वगैरह जो करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए रहते हैं उसके अगेंस्ट जो रिव्यूज़ करना रहते हैं वो सब करते हैं। और बाकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस का क्षमता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे मैं मुख्य स्तर पे गवर्नेंस प्रोग्राम में लीड करता हूँ, तो उसमें गवर्नेंस ट्रेनिंग्स हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स के ऊपर हो, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना हो, तो ये सब पूरा कोऑर्डिनेशन मैं करता हूँ। प्रवीण, आपके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? नहीं, हम मेनली ईस्टर्न स्टेट्स में काम करते हैं, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और हमारा काफ़ी सारे पार्टनर्स दिल्ली में भी हैं। तो महीने में करीब 15-20 दिन बाहर ट्रैवल करना पड़ता है। आपने कहा कि आप महीने में 10 से 12 दिन आप ट्रैवल करते हैं और आप दृष्टिहीन हैं, तो ये ट्रैवलिंग आप इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग करने में ऐसा तो परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना वाइट केन यूज़ करता हूँ और लोकली जो ट्रैवल करना है वो तो पैदल जाता हूँ। लेकिन कहीं बाहर जाते तो मैं तो प्लान कर लेता हूँ। जैसे घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो बस या ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। कोई बस स्टैंड तो पता है घर के पास में कहाँ है, तो वहाँ से बस में चढ़ गया और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ से जाऊँगा तो मेरा स्टिक के सहारे किससे पूछ लेता हूँ रास्ते में कि डायरेक्शंस कहाँ है, तो वो बता देते हैं। तो वहाँ से सीधा जाके कोच भी जाते समय, यदि टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो लोगों से पूछ लेता हूँ, पैसेंजर्स जो जा रहे हैं, पब्लिक जो जा रहे हैं, कहाँ कौन सा कोच है, तो बोलते हैं सीधा जाओ, वैसे जाओ। तो उस डायरेक्शन के सहारे से मैं पहुँच जाता हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद, जहाँ मान लीजिए रायपुर जाना हो, तो रायपुर पहुँच गया, तो रायपुर में जो पैसेंजर्स हैं उनको थोड़ा मदद के लिए पूछता हूँ, तो वो अक्सर छोड़ देते हैं बाहर गेट के पास। तो वहाँ से रिक्शा या ऑटो या बस जो भी है वहाँ से पकड़ के मैं पहुँच जाता हूँ। आपके ट्रैवल के दौरान आपके कई दिलचस्प अनुभव हुए होंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें।
एक बार ऐसे हुआ यहीं दिल्ली में, जो मैं बस स्टैंड के पास गया था बस पकड़ने के लिए। तो वहाँ जाके जनरली मैं पूछता हूँ कौन सा बस नंबर है, बस नंबर आएगा तो थोड़ा बता दीजिए ऐसा करके। तो उस समय उनको बताया कि एक पर्सन मिला, तो उनको बोला 480 वाला बस आएगा तो बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो बता दूंगा, लेकिन आप बताइए 376 बस आएगा तो बता दीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फिर बोला भैया मुझे 480 बस आएगा तो प्लीज़ बता दीजिए। वो बोला मैं बता दूंगा, फिर लेकिन 376 बस आएगा तो आप बता दीजिए। मुझे फिर थोड़ा डाउट लगा, अरे भैया मुझे दिखता नहीं है, 480 वाला बस में जाना है, आएगा तो बता दीजिए, आप क्यों मुझे पूछ रहे हैं कि 376 आएगा। तो वो बोला नहीं नहीं मुझे भी दिखता नहीं है। तो दोनों हंस लिए तुरंत। कोई और अनुभव? जैसे एयर ट्रैवल्स में जो जाते हैं, ज़्यादातर नेत्रहीन लोग जो एयरपोर्ट में जाते हैं तो उनको असिस्टेंस मिलता है फ्रॉम द गेट टिल द एयरक्राफ्ट। तो मैं जाता हूँ तो मुझे भी मिलता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं गया था तो असिस्टेंट आया, तो उनको बोला मुझे थोड़ा एयरक्राफ्ट तक जाना है, बोर्डिंग कार्ड वगैरह लेना है। तो उन्होंने बताया कि खड़े रहिए आपको व्हील चेयर लेके आएंगे। तो वो चला गया, तो फिर 2 मिनट के बाद व्हील चेयर लेके आया। तो मैंने उनको बोला आपको दिखता नहीं है, मेरा पैर ठीक है, खाली दिखता नहीं है, आपका मदद चाहिए। तो वो माना नहीं आपको बैठना ही है। तो मैं बोला नहीं मैं इसमें नहीं बैठूंगा, आप कृपया मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और आप गाइड करके लेके जाइए। प्रवीण, आपके क्वालिफिकेशंस क्या है और आपके पढ़ाई के बारे में कुछ बताएंगे? बेंगलुरु में मेरा जन्म हुआ और बेंगलुरु में मैंने स्कूल में ज्वाइन किया। लेकिन स्कूल में ज्वाइन करते समय थोड़ा मुश्किलें हुआ, क्योंकि मेरे घर के पास में जो स्कूल था वो लोग बोले कि आप नेत्रहीन हैं तो इनको कैसे पढ़ा सकता है, तो इनको स्पेशल स्कूल में डालना है ऐसा करके। लेकिन मेरे माँ ने बहुत मोटिवेटेड थी और बहुत कीन थी कि मैं रेगुलर स्कूल में पढ़ूं। तो सेंट जोसेफ्स स्कूल में भर्ती किया और वहाँ भी थोड़ा अच्छा पढ़ा मैंने, बट टुवर्ड्स 9th स्टैंडर्ड मैंने कोप नहीं कर पाया, क्योंकि ICSE सिलेबस था और ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था। वो मेन कारण मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस समय सोचता था कि आगे क्या करूँ बिकॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो 9th में मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और उसके बाद मैंने स्टेट सिलेबस में एक और स्कूल था घर के पास में, तो वहाँ पढ़ के मैंने पास किया 10th स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद +1 +2 एंड कॉलेज अगेन सेंट जोसेफ्स में ही ज्वाइन किया। बट MSW करने के लिए बहुत इरादा था, बहुत एम्बिशन था, क्योंकि मैंने सुना था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो MSW करके एक कोर्स है जो कि लोगों के बीच में विकास के लिए काम करने वाला है। तो MSW के लिए मैंने कहीं इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस के लिए गया था कर्नाटका में। तो वो लोग मना कर दिए, बोले कि आप ब्लाइंड हो तो कैसे गांव में जाके कैसे काम कर सकते हो, आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कैसे ये सब आप करेंगे, बहुत मुश्किल वाला काम है, आप कोई दूसरा कर लेना, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और लेक्चर या उस तरीके का कुछ प्रोफेशनल में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैं बहुत इच्छुक था कि मुझे MSW करना ही है, वेरी एडमेंट अबाउट इट। एंड उसके बाद MCC मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में मुझे सीट मिला और वहाँ से मैं पढ़ के पास किया। प्रवीण, आपको अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे माँ एक प्रेरणा है, बिकॉज उन्होंने मुझे अक्सर पढ़ने के लिए बोलते थे और कुछ काम करना है, घर में नहीं बैठना है ऐसा करके। एंड +1 +2 में जो एक प्रोफेसर खास करके था वाइस प्रिंसिपल, वो बहुत प्रोत्साहन दिया कि यू आर अ वेरी ब्राइट पर्सन, स्टूडेंट, यू हैव टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल्स ऐसा करके बोलते थे। आपका कोई रोल मॉडल? एक व्यक्ति है जो कि एक्शन ऑन डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट का कार्य निर्देशक थे, उनका नाम मिस्टर वेंकटेश है। तो उन्होंने बहुत प्रेरण किया मुझे, बचपन से मैं उनको देखता था वो कैसे काम कर रहा है और वो भी विकास सेक्टर में ही है। हम ये जानना चाहेंगे कि VSO आपके लिए कुछ विशेष रूप से सुविधाएं प्रोवाइड किया है ऑफिस में? VSO ने मेरे लिए JAWS सॉफ्टवेयर लगाया है कंप्यूटर में, जो कि स्क्रीन रीडर है, उसके बिना मैं काम नहीं कर सकता हूँ।
तो वो एक है। दूसरा चीज़ ये है कि ब्रेल साइनेजेस जहाँ जहाँ नेसेसरी है फाइल्स के ऊपर वो सब जो है किए हैं। मन को बहलाने के लिए आप क्या करते हैं प्रवीण? मैं ज़्यादातर गाना सुनता हूँ और गाने भी लिखता हूँ अंग्रेजी में और हिंदी में। किताबें पढ़ता हूँ, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स। चलते चलते आप अपने लिखे हुए कुछ गाने की 1-2 लाइन सुना दीजिए। अंधियारी बगा दे रे संगी, अंधियारी बगा दे रे संगी, मन में है अंजोर, आगू बढ़बो हम मन संगी रे, मन में है अंजोर। एक बात कहूँ अरशद, इफ यू लाइक थिंग्स इजी you'll have difficulties, if you like problems you'll succeed। वाह, क्या खरी बात कही आपने। देख लो। और अपने इस प्रोग्राम में बार बार हम यही साबित करना चाहते हैं और यही बातें होती भी हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। भाई बिल्कुल सही कहा तुमने। माधुरी देसाई ने भी हर रुकावट को अपनी सीढ़ी बना लिया है लाचारियों पर विजय पाने के लिए। और तो और माधुरी किताबें न पढ़ सकने के बावजूद सितारे पढ़ सकती हैं। अच्छा, हाँ, मतलब? भाई शी इज परहैप्स द फर्स्ट नोन ब्लाइंड वुमन टू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया। क्या बात कर रही हैं आप? जी हाँ, बैंक में काम करती हैं माधुरी। और उनके बारे में बता रहे हैं हमारे सुपरिचित कमेंटेटर हर्षा भोगले। माधुरी एम देसाई एक ऐसी आत्मनिर्भर महिला जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी ज्योतिष की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। 18 मई 1956 को सूरत में जन्मी माधुरी जन्म से ही नेत्रहीन हैं। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना आरंभ किया, जहां कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। यहां का जीवन भी इतना आसान न था। कदम कदम पर उन्हें कड़ी चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और कॉलेज के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर वो नौकरी की तलाश में जुट गईं, पर हर जगह नेत्रहीनता के कारण उन्हें नकार दिया गया। आखिरकार कई सालों के संघर्ष के बाद उन्हें बैंक में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। इसी दौरान ज्योतिष में उनकी रुचि जाग उठी और उन्होंने ज्योतिष में डिप्लोमा किया। ज्योतिष पर उनके लेख कई जानी मानी पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। आज माधुरी नारी कल्याण और नेत्रहीन महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई संगठनों की सदस्य हैं और अपनी इन उपलब्धियों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा भोगले जी। और अब सलीमा, मैं आपको बताऊं एक ऐसी खबर जिसे सुन के आप स्तब्ध रह जाएंगे। बताइए। क्या आप यकीन कर सकती हैं कि 2 स्टूडेंट्स क्लास 6th के विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिहीन, और उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी, उनकी ऑटोबायोग्राफी का हिंदी वर्जन ब्रेल में निकाला है। क्लास 6th के स्टूडेंट, और ये दोनों ही स्टूडेंट्स एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक NGO जिसे चलाता है आरुषि करके, वहां के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने ये जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। हाँ अर्शद, मैंने भी सुना है इनके बारे में। ये भोपाल में है और ये जो किताब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसका ओरिजिनल वर्जन जो था, इसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, और ये 4 वॉल्यूम्स में थी। और इन बच्चों ने इसको ट्रांसलेट करके इसको शॉर्टन किया, हिंदी वर्जन बनाया है, जिसको कि मेरे ख्याल से 81 पेज की है ये। और शायद इन्हें 3 महीने लगे हैं इसको करने में। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया। और इन्होंने अपनी किताब का नाम रखा है अ व्यू एकोड। और हम सब जानते हैं कि इन बच्चों के लिए और बहुत से और बच्चों के लिए प्रेसिडेंट कलाम जो हैं वो एक रोल मॉडल बन गए हैं। राजेंद्र और कमल जो हैं वो दोनों के दोनों मिलिट्री साइंटिस्ट बनना चाहते हैं जब वो बड़े हो जाएंगे। तो भाई, हम एक बार फिर से कहें वही शेर कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्या बात है भाई। अब रुख करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में उस दिशा में। जी बिल्कुल।
कैटरैक्ट की बीमारी भारत में बहुत आम है। हाँ, बिल्कुल सही है अरशद। लेकिन एक बात हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इस कैटरैक्ट की बीमारी को अगर बहुत सीरियसली हमें लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये साफ सी बात है कि कैटरैक्ट का बिगड़ जाना जो है वो इंसान को दृष्टिहीन कर देता है। तो आइए डॉक्टर अनिल तारा से कुछ काम की बातें इस विषय में सुनते हैं। डॉक्टर अनिल तारा दिल्ली में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सीईओ हैं और ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रणय गरोदिया। डॉक्टर तारा, कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया क्या होता है? हमारी आंख बहुत कुछ कैमरा की तरह काम करती है। जिस तरह कैमरा में एक लेंस होता है जो कि कैमरा की रील पे बाहर की आती हुई रोशनी को फोकस करता है, उसी तरह हमारी आंख के अंदर का लेंस जो बाहर से रोशनी आती है उसको हमारी जो आंख के अंदर पर्दा होता है, रेटिना, उस पर फोकस करता है। ये लेंस पारदर्शी होता है ताकि जितनी बाहर से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आए उसको पर्दे पे फोकस कर पाए। पर कुछ परिस्थितियों में ये लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। इसमें कुछ सफ़ेद धब्बे से हो जाते हैं जिसकी वजह से रोशनी अंदर नहीं जा पाती। इसको हम कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। तो कैटरैक्ट के कारण और लक्षण क्या हैं? सफ़ेद मोतिया का सबसे बड़ा कारण 90 से ज़्यादा प्रतिशत केसेस में होता है वो उम्र का बढ़ना है, और उम्र के बढ़ने से ये लेंस हमारी आंख का अंदर का धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। इसके अलावा जो कारण हैं वो अगर आपके जिस्म में कोई सिस्टमिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो तो ये मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, या किसी तरह की चोट हो, चाहे वो किसी पत्थर से हो या कोई इलेक्ट्रिक करंट से हो या कोई थर्मल करंट से हो, उससे मोतियाबिंद हो सकता है। कुछ आँख की डिजीज़ेज जैसे आयरोडोसाइक्लाइटिस वगैरह में भी मोतियाबिंद जल्दी बनता है। कुछ केसेस में ये मोतियाबिंद पैदाइश के साथ भी पाया जाता है, पर मुख्यतः इसका कारण उम्र का बढ़ाव है। मोतियाबिंद के मुख्य लक्षण धीरे धीरे आँख की रोशनी का कम होना, धूप में देखने में परेशानी होना, कभी कभी एक की जगह दो दो तीन तीन चीज़ें दिखना, बार बार नंबर का बदलना। तो डॉक्टर तारा, एक व्यक्ति को आंख के डॉक्टर या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास कब चले जाना चाहिए? ज़्यादातर ये मोतियाबिंद 40 से 50 साल की उम्र के बाद होता है, और बेहतर ये रहेगा कोई भी आदमी जब इस उम्र के आसपास पहुंचता है तो उसको अपनी आंख का एक रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ मोतियाबिंद बल्कि कैटरैक्ट, बल्कि काला मोतिया जिसको हम ग्लाकोमा कहते हैं, या डायबिटीज़, उसके कुछ चेंजेस ये जो हैं इसी पीरियड में होने शुरू होते हैं। और यही वो पीरियड है जब आप ज़्यादातर आदमियों को नज़दीक के लिए चश्मे की भी ज़रूरत होती है, या तो कोई जैसे हमने कुछ लक्षण बताए वो मिले। अच्छा, कैटरैक्ट को ठीक कैसे किया जाता है? कैटरैक्ट का सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। कोई दवाई कैटरैक्ट को न रोक सकती है न उसको काट सकती है। पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे उसमें सिर्फ मोतियाबिंद को हटा दिया जाता था, और उसके बाद आदमी जो है एक बहुत मोटा सा चश्मा, क्योंकि अंदर से लेंस निकाला है, उसको रिप्लेस करने के लिए बाहर से लगाया करता था। पर अब सब ऑपरेशन जो हैं आँख के अंदर ही लेंस लगाने से किए जाते हैं, जिसको हम इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कहते हैं। इसमें भी अब काफ़ी तरक्की हो गई है। पहले ये लेंस लगाने के बाद हम टाँके लगाया करते थे, पर अब जो नई पद्धति है उसको जिसको हम फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसमें हम अल्ट्रासाउंड से लेंस को डिसॉल्व करते हैं, एक बहुत सी छोटी सी ओपनिंग बना के, फिर उस छोटी सी ओपनिंग के अंदर ही हम लेंस उसी के थ्रू प्लेस कर देते हैं, और इस तरह के ऑपरेशन में कोई टाँके वगैरह नहीं लगते। सबसे पहले दुनिया में सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन वो भारत में ही शुरू हुए। उसको शुरू करने वाले आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञानी सुश्रुत थे, जिनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, पर भारत में वो उनकी टेक्निक पे ही रुक के रह गए। अब बाद की तरक्कियां ज़्यादातर विदेश में हुई हैं। तो क्या ये शल्य क्रिया सर्जरी से नज़र बिल्कुल ठीक हो जाती है? अगर कोई और बीमारी ना हो पुतली में या पर्दे में, रेटिना में, तो इससे नॉर्मल विजन आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा रंगों में फ़र्क हो सकता है, रंग ऑपरेशन के बाद थोड़े गाढ़े दिखाई देते हैं, धूप में थोड़ी चमक रहती है, पर बाकी इसमें नॉर्मल विजन आ जाता है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली सर्जरी है किसी भी तरह की, और दुनिया में सबसे सेफेस्ट सर्जरी मानी जाती है। इसके रिजल्ट 99% से ज़्यादा ठीक होते हैं।
डॉक्टर साहब, कैटरैक्ट को होने से रोका नहीं जा सकता? जैसे मैंने पहले कहा कि मोतियाबिंद का मुख्य कारण उम्र का बढ़ना है, एजिंग है। जिस तरह से बाल के सफ़ेद होना या आपकी त्वचा पे झुर्रियाँ होना आप नहीं रोक सकते, उसी तरह ज़्यादातर केसेस में ये नहीं रोका जा सकता। पर कुछ चीज़ें हैं जो मोतियाबिंद को जल्दी ला सकती हैं, उनको आप ज़रूर रोक सकते हैं। जैसे सिगरेट पीना, डायबिटीज़ अगर है तो उसका कंट्रोल नहीं रहना। अगर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज का ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आप काला चश्मा लगाएं तो थोड़ी बहुत आप मोतियाबिंद रोक सकते हैं। आखिर में एक सवाल डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद से संबंधित लोगों में कोई गलत धारणाएं होंगी जिसे आप ठीक करना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको एक जो थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, उसमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट को कहते हैं। काला मोतिया एक दूसरी तरह की बीमारी है जिसमें आँख के अंदर दबाव बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे आदमी को अंधा कर देती है। काला मोतिया में जो रोशनी चली जाती है वो ऑपरेशन के बाद वापस नहीं आ सकती। तो आदमी को पहले अगर कोई डॉक्टर मोतियाबिंद बताता है तो उसको श्योर होना चाहिए कि सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया ग्लूकोमा की बात कर रहा है। दूसरी बात, अब तक लोग ये समझते हैं कि सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन जब वो मोतियाबिंद पक जाए तभी होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जब भी सफ़ेद मोतियाबिंद आपकी ज़िंदगी के किसी भी अंश पे काम करने में आपको रोकता है, ये किसी भी स्टेज पे ऑपरेट किया जाता है। और जो नई पद्धति है जिसको फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसमें से जितना जल्दी किया जाए उतना बेहतर रहेगा। और इसमें रोशनी आने के करीब करीब 99% चांसेस होते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारा। समझदारी और जानकारी की क्षमा ही हमें सबसे ज्यादा रोशनी देती है। और इस रोशनी के सहारे इनोवेटर्स और साइंटिस्ट नए से नए आविष्कार करते चलते हैं। आइए आपको एक वायरलेस कीबोर्ड के बारे में बताएं। ये ब्रेल कीबोर्ड एक स्पेनिश कंपनी ने बनाया है। बहुत कम कीज है इसमें और जनाब ये पोर्टेबल है। इस यूजर फ्रेंडली कीबोर्ड में ब्लूटूथ और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, दोनों ही मौजूद हैं इसके अंदर। और बढ़िया बात यह है कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोग इसे कई अप्लायंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पॉकेट कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स। और हाँ, अच्छी बात यह है कि जल्द ही ये मार्केट में भी आ जाएगा। अर्शद, एक बात बताओ, तुम्हें हमारे प्रोग्राम नंबर 18 का क्वेश्चन ऑफ द वीक याद है? मुझे तो पूरा प्रोग्राम ही याद है, आप कहें तो सुना दूं? अच्छा, प्लीज शो ऑफ नहीं करो, जो मैं कहती हूँ उसका जवाब दो। बताओ 18 का क्वेश्चन याद है कि नहीं? बखूबी याद है। क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट पार्ट ऑफ द आई रिकॉग्नाइजेस कलर, यानी कि आंख का वो कौन सा हिस्सा है जो रंगों की पहचान करता है। बिल्कुल सही। और इसका जवाब है रॉड्स एंड कोन्स इन द रेटिना। मैं फिर से बताती हूँ, रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं, ये है इसका असली और सही जवाब। और जनाब, एक नहीं, दो नहीं, 3 विनर्स हैं हमारे पास जिन्होंने कि इस सवाल का सही जवाब भेजा है। नाम सुन लीजिए। प्रतिमा सिंह, VPO निगोहा, डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर से। संतोष कुमार सोनी, मोहल्ला खीनी नाका, वार्ड नंबर 13, डिस्ट्रिक्ट बांदा, UP से। और राजेश कुमार मिश्रा, विलेज नरहापुर, पोस्ट ऑफिस सेमारी पुरुषोत्तमपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, UP उत्तर प्रदेश से। भैया, आप लोगों की जो एक्सक्लूसिव आईवे टी-शर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें खत लिखा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो CD और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं।
अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप रब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें, और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमसे संपर्क रखिए। हमारा पता है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। तो चलिए अब इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह यहीं इसी समय मिलने का वादा रहा सलीमा रज़ा का, और अरशद इकबाल को, हम दोनों को ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। iWay, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। iWay, ये है रोशनी का